सीधा शुरुआत होगी आज की डिबेट की। आज का मुद्दा है गरीबों को आरक्षण, तो फिर क्यों है टेंशन जनाब? सबसे पहले जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है। यानी आर्थिक आधार पर मिलने वाला सवर्ण आरक्षण गरीबों को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में मिलता रहेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2019 में संसद के दोनों सदनों से बिल पास कराकर संविधान संशोधन किया था और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% उसका दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। हवाला दिया गया कि इंदिरा साहनी केस और बालाजी केस का उल्लंघन है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने 3-2 से ईडब्ल्यूएस कोटे को बरकरार रखा है और साफ कर दिया है कि सरकार ने जो फैसला लिया वो सवर्ण गरीबों के हित में ठीक है। लेकिन इस फैसले के बाद क्या सियासी तौर पर चुनौती बढ़ने वाली है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि राज्य दर राज्य आरक्षण की मांग होती आई है और मामले सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी जाते रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट 50% से ज्यादा आरक्षण की मांग को खारिज करता है, लेकिन सवर्ण आरक्षण को बरकरार रखा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। सबसे पहले आज के दिन की सियासत की तस्वीर आपके सामने रखते हैं। 50,000 से ज्यादा लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी न रिजर्वेशन हटाएगी, ना किसी को रिजर्वेशन हटाने देगी। ये अमेंडमेंट कहता है आप अगड़ी जातियों के अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तभी आपको मिलेगा। हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें जो आरक्षण की अंडरस्टैंडिंग थी आज तक की, उसमें ये एक नया पहलू खुला है आज। ये कोई तो गरीबों के विषय के अंदर सोचने वाला प्रयास हुआ और ये प्रयास अच्छा कदम, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई। अब इसको कोई उखाड़ने का प्रयास नहीं कर पाए। 10% का आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये ठीक है, बशर्ते किसी और आरक्षण के अंदर किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ ना हो। अगर कोई पैसे वाला हो तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, योग्यता अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए। तो देखा आपने किस तरीके से दिन भर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। कहीं पर सवाल उठ रहे हैं तो कोई अपनी खुशी जाहिर कर रहा है, लड्डू बांट रहा है। तस्वीर आपने देखी ग्राउंड जीरो पर अभी इस समय क्या हो रहा है, लेकिन जनता का सवाल क्या है वो हम पूछेंगे। सवाल है कि क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग संवैधानिक है? क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी ही लाइन से पलट गया है? तो क्या आने वाले समय में राज्य दर राज्य आरक्षण की मांग जोर पकड़ सकती है? क्या आरक्षण पर राज्य सरकारों की टेंशन फिर से बढ़ सकती है? सुप्रीम फैसला आ चुका है, किसको भाया है ये भी सवाल है। सवाल ये भी कि सुप्रीम फैसले पर जातिवादी सियासत आखिर क्यों हो रही है? कोटे की लिमिट क्रॉस किसको आस है इससे? और सवाल नंबर 5, क्या विरोध बहाना है और अपनी राजनीति को चमकाना है? बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश त्रिपाठी, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के। स्वागत करती हूं आपका भारत 24 पर राकेश जी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अर्शप्रीत सिंह, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। मोहम्मद फरहान, प्रवक्ता है एआईएमआईएम से। अश्विनी दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वकील हैं। संजय राणा अभी इस समय मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत करती हूं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी आपके पास ये आना चाहूंगी कि अब तो कोर्ट ने भी आर्थिक आरक्षण को सही करार दिया है, फिर समस्या किसे है, दिक्कत किसे है, सवाल कौन पूछ रहा है? सबसे पहले तो आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और बहुत साधुवाद व्यक्त करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था कि देश की आजादी के बाद पहला ऐसा अवसर आया था जब वास्तविकता में गरीब को एक जाति के रूप में हमने स्वीकार किया है, एक वर्ग के रूप में स्वीकार किया है और जो जरूरतमंद है, जिसकी मदद किया जाना आवश्यक है, जो संविधान भी चाहता है, और उस गरीब वर्ग की मदद करने के दृष्टि से एक ऐतिहासिक फैसला केंद्र की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया था। वरना पिछले किसी सरकार में इतना साहस नहीं था कि वो आरक्षण जैसे संवेदनशील विषय पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप कर सके। लेकिन एक ऐसा अनूठा निर्णय, जिस निर्णय से एक पक्ष को न केवल लाभ पहुंचा बल्कि दूसरे किसी पक्ष को किसी प्रकार से कोई हानि नहीं हुई है। यानी जो अब तक मौजूदा आरक्षण व्यवस्था थी, मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई फेरबदल किए बिना हमने गरीबों को, गरीब सवर्णों को हमने आरक्षण देने का एक प्रावधान किया। इसको लेकर के
न जाने कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों को इस बात की पीड़ा थी कि किसी गरीब को उसका हक न मिलने पाए, किसी गरीब की मदद न होने पाए, इसलिए लोग इस मामले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी सुप्रीम मोहर लगाई है कि जो गरीब है, जो पिछड़ गया है सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, निश्चित तौर पर उसको आगे बढ़ाने का दायित्व सरकारों का है। ठीक है राकेश जी, ठीक है राकेश जी, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अर्शप्रीत सिंह जी। अर्शप्रीत जी, क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? आपके नेता तो सवाल उठा रहे हैं कोर्ट के फैसले पर ही, लेकिन मैं आपसे स्टैंड जानना चाह रही हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड रखती है इस मुद्दे को लेकर के? जी, पहले तो जो आपने कहा कि आपके एक लीडर ये बयान दे रहे हैं, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं। जो उन्होंने ट्वीट किया है, क्या उसमें उन्होंने कहा ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है? क्या उन्होंने कहा है ये कांग्रेस पार्टी मानती है या कांग्रेस पार्टी के पेज से हुआ है? वो एक इंडिविजुअल का ट्वीट है। अगर आप वो आपके नेता नहीं है क्या? मेरी सुन लीजिए ना, उदित राज आपके नेता नहीं है क्या? है, मेरी बात सुनिए, वो है। अगर आपने उनका ट्वीट, उनका बयान पूरी पार्टी को एट्रीब्यूट करना है तो जो क्या वो कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है? अब मैं आपको जवाब बोलिए, आप मुझे बोलने तो दीजिए। आप तीसरी बार बेशक इंटरप्ट आप करें 10 सेकंड। तो नुपुर शर्मा जी ने जो बयान दिया था वो पूरी भारतीय जनता पार्टी को एट्रीब्यूट कर दीजिए, कह दीजिए भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है, जिसकी वजह से उनको अगर आप नुपुर शर्मा का उदाहरण देंगे तो नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई हो गई, ये मत भूलिएगा। हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा। नुपुर शर्मा के ऊपर पार्टी की ओर से कार्रवाई हो गई जनाब, ये मत भूलिएगा। तो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। दूसरी बात, देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर आपने ये लॉजिक हमारे ऊपर इंप्लीमेंट करना है तो पहले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कीजिए। एक इंडिविजुअल लीडर का स्टैंड पूरी पार्टी को एट्रीब्यूट करना है तो पहले बीजेपी के साथ ऐसे। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप बीजेपी को इस मुद्दे पर बीच में घसीट रहे हैं और आप नुपुर शर्मा का उदाहरण दे रहे हैं, तो नुपुर शर्मा के ऊपर पार्टी ने क्या एक्शन लिया वो पूरी दुनिया ने देखा। अर्शप्रीत जी एक सेकंड, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या उदित राज आपके नेता नहीं है? आप उनको अपना नेता नहीं मानते हैं, अपना हिस्सा नहीं मानते? क्या नुपुर शर्मा बीजेपी के नेता नहीं थे? आप अपना जवाब दीजिए ना, नेता हो या ना हो। ये इंडिविजुअल आप उनको बीजेपी को एट्रीब्यूट कर दीजिए। ये मैं जवाब नहीं दूंगी, कार्रवाई हो गई नुपुर शर्मा के ऊपर, ये दुनिया ने देख लिया। ये बात मेरी सुन लीजिए ना, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये लॉजिक कांग्रेस पार्टी को देना है तो पहले बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन ने जो कहा था वो पूरी बीजेपी को एट्रीब्यूट कीजिए। यहाँ पर लॉजिक सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है अर्शप्रीत जी, लॉजिक की बात आप भी कीजिए, आप भी उतनी लॉजिक की बात कीजिए। उदित राज आपकी पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पर आप उनको स्वीकारते हैं, लेकिन जब वो ट्वीट करते तो हम आप कहते हैं हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, हम तो उनको पहचानते ही नहीं जी। बार-बार इंटरप्ट करेंगे, अगर बुलाया तो बोलने का मौका नहीं, बेशक आप बोलिए लेकिन सही बोलिए। आपने देखिए, अरे जनता डिसाइड करेगी मैडम, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, और आप सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, जनता ही डिसाइड। तो दूसरी बात ये है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कोटा मिलना चाहिए। ये जो इसमें बहुत बड़ा योगदान है कांग्रेस पार्टी का। पहले तो हमारे लोकसभा के मैनिफेस्टो में ये चीज हमने लिखी थी कि हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को कोटा देंगे, और उससे पहले नरसिम्हा राव जी, राजीव गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने मेक श्योर किया था कि इसका ग्राउंड वर्क ये किया जाए। साइनो कमीशन जो भारतीय जनता पार्टी ने रेफर किया है वो हमारे वक्त किया था, कमीशन हुआ था। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के शब्द कुछ और कह रहे हैं और एक्शन कुछ और कह रहे हैं। अब ये कहते हैं इकोनॉमिकली आप मुझे आर्थिक आरक्षण पर आपका क्या स्टैंड है ये क्लियर करिए। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, वहां पर क्या हो रहा है, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। कांग्रेस क्या स्टैंड रखती है इस मुद्दे को लेकर? बता दिया है आपको, ऑलरेडी बता दिया, हम इसके फेवर में हैं, हम इसको आप फेवर में, आप सपोर्ट में। हमारी वजह से ये चीज हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको भी अपना आइडिया पॉलिसी बना के। ठीक है राकेश जी आपका जवाब दे देंगे। राकेश जी, अर्शदीप जी कह रहे हैं कि उनकी वजह से ही हो पाया, आप लोगों ने कुछ नहीं किया भाई, बताइए। अरे मैडम, ऐसा आप मिसकोट करते हैं, मिसकोट क्यों कर रही हूं? राकेश जी भी सुन रहे हैं सर। भारतीय जनता पार्टी, अर्शप्रीत जी, राकेश जी भी आपको सुन पा रहे हैं, आप खुद बात कर लीजिए। हमारा योगदान है, मैं आपको ये बात कह रहा हूं, बता देता हूं। अरे भाई सुन लीजिए, आप अर्शप्रीत जी अपनी बात कह चुके हैं ना, अब अपनी बात कह चुके हैं, इसलिए थोड़ी सी बात सुना करिए। देखिए, आपने कहा कि उदित राज का बयान व्यक्तिगत बयान है, उनकी व्यक्तिगत कैपेसिटी में दिया गया बयान है, व्यक्तिगत कैपेसिटी में दिया गया बयान है, और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड कुछ और है, तो कम से कम उदित राज को अपनी पार्टी के स्टैंड से अवगत कराइए। और अगर उदित राज इस बात से सहमत नहीं है तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए, क्योंकि पार्टी में भांति भांति प्रकार के स्वर नहीं चल सकते। आप जो उदाहरण दे रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई भी की है, इसलिए ये कार्रवाई ये कह करके आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते।
सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग प्रकार के चेहरे लगा रखे हैं, अलग अलग प्रकार के मुखौटे लगा रखे हैं, और एक मुखौटे से विरोध करते हैं, दूसरे मुखौटे से समर्थन करते हैं। ये चलेगा नहीं। आप इसका श्रेय लेने की बात कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक, आजादी के इतने वर्षों बाद तक, कभी भी गरीब अगर सवर्ण की सुध ली होती तो इससे पहले आपने इंट्रोड्यूस किया होता, लेकिन कहीं पर किसी राज्य में नहीं, केंद्र की सरकार के द्वारा नहीं, कोई प्रस्ताव तक नहीं किया है। आप केवल आज व्यर्थ की जुबान, आज आप केवल व्यर्थ की इस पे आप नहीं, जुबानी जमा खर्च करने से नहीं होगा, जुबानी जमा खर्च करने से नहीं होगा, इसको ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करना पड़ता है। सरकार के तौर पर आपको विधेयक को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, लेकिन आपने विधेयक लेकर के नहीं आए, आपने इस बात को लेकर के कोई गंभीर चर्चा नहीं की। सच्चाई यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट की रुख के इंतजार कर रहे थे। अगर सुप्रीम कोर्ट आज इसके खिलाफ होता तो आप तालियां बजा रहे होते, आप आज नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे होते। ठीक है राकेश जी, अर्शदीप जी, ये बहस तो यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। कुछ और नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग पार्टियों से हैं, उनका क्या मत है और उनकी पार्टियां क्या स्टैंड रखती हैं, ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ मोहम्मद फरहान जुड़े हुए हैं, जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं। फरहान साहब, आपका क्या स्टैंड है? जो आरक्षण है वो तो हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, सिख के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है। ये याद रखना होगा कि वो गरीब के लिए है। तो फिर इस पर सियासत क्यों हो रही है और आपका क्या स्टैंड है, ये भी क्लियर कीजिए। हाँ फरहान साहब, सा में आ की मात्रा, हा में ए की मात्रा, बा। ठीक है फरहान साहब, मुद्दे पर आइए, अभी करिए, मुद्दे पर आइए। तंजिया लहजा तो मुझे भी आता है। अरे भाई, इधर से हमारे स्टैंड क्या है ये बताइए। आवाज मिल रही है आपको फरहान साहब? तो संपर्क टूट गया। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अश्विनी दुबे हमारे साथ, जो कि वकील हैं, आप बखूबी जानते हैं, और संजय राणा है, राजनीतिक विश्लेषक है, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। संजय राणा का मैं रुख करूंगी। संजय जी, आप खुद देख रहे हैं किस तरीके की बयानबाजी हो रही है, क्रेडिट लेने की ऐसा लग रहा है इस मुद्दे को लेकर के होड़ मच गई है। आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरीके से देख रहे हैं, बताइए जरा। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लगता है इस देश में गरीब होना एक मतलब बड़ा ही दुखद चीज है। अगर किसी को रोटी की अगर संकट है तो उसकी मदद करने के लिए मदद नहीं होगी, क्योंकि वो सामान्य वर्ग से आता है। बड़ा ही दुखद लगता है सुनकर के। देखिए, ऐसा है कि संविधान की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे हिसाब से 3 वकील बैठे हैं, इंक्लूडिंग मी, तो संविधान को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। देखिए, एक अलग सेक्शन बनाया गया जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, उसको बनाया गया। जहां तक अगर आप बात करते हैं उदित राज जी की, उदित राज जी ने बोला है कि 50% का जो कैप लगा हुआ था। देखिए, सोशल जस्टिस अलग होता है, ये अलग सेगमेंट है ऑल टुगेदर। तो उनको समझने की जरूरत है कि कहां पे अगर ये बात करते हैं कि 50% से ज्यादा कर दिया है, तो शायद ये भूल चुके हैं कि कांग्रेस की राज्य जो राजस्थान में चल रहा है उसमें 14% सवर्णों को आरक्षण दिया गया, टोटल आरक्षण 68% हो जाता है। जब हम मुस्लिमों की बात करें, बिकॉज AIMIM के प्रवक्ता बैठे हुए जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो ये देखना पड़ेगा कि ईसाइयों और मुसलमानों को तमिलनाडु में स्पेशल रिजर्वेशन मिला हुआ है, आंध्र प्रदेश में स्पेशली मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिला। देखिए, रिजर्वेशन, देखिए जब बना था संविधान तो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या था कि ये एवरी 10 ईयर्स में रिव्यू होना चाहिए था। लेकिन आपको पता अच्छी तरह कि देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में शायद इतना हिम्मत कह लीजिए या इतना रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको रिव्यू करके करे। लेकिन संविधान के निर्माता जो थे, जो उसके सब कुछ करने वाले थे, उन्होंने ही लिखा था इसको रिव्यू करना चाहिए। और जो तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो EWS की बात कर रहे हैं, ये कोई परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी होता है। जितने भी रिजर्वेशन आज देश में चल रहे हैं टेम्परेरी में, बीना त्रिवेदी जी के बाद से बड़ा है, जो जस्टिस थी उनके बाद से बड़ा इत्तेफाक रखता हूं। मान लीजिए मैं शेड्यूल कास्ट हूं और मेरे पिताजी IAS और मैं IPS हो गया हूं, तो मुझे किसी भी तरह का रिजर्वेशन आने वाले जनरेशन को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मैं उस क्लास से ऊपर उठ चुका हूं। संजय राणा जी, ठीक है, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं AIMIM के प्रवक्ता हैं। मुझे लगता है वो कुछ जरूर बोलेंगे इस बार। पिछली बार तो उनका कनेक्शन टूट गया था। मोहम्मद फरहान साहब, आवाज मिल रही है आपको इस बार? उम्मीद करती हूँ आवाज मिल रही होगी, तो अपना जल्दी से स्टैंड क्लियर कर दीजिए, बहुत इंतजार करवा लिया। देखिए, क्या नाम है, जनवरी 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 103वें संविधान के तहत EWS कोटा लागू किया था। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 खंड 6 में कोटे को जोड़ा और नौकरी और शिक्षा में आरक्षण देने का वादा किया। तो ये जो आरक्षण है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो सामान्य वर्ग में है। बाकी तो आरक्षण जो है वो 27% OBC का स्टैंप चल रहा है, 15% SC का और
7.5% एसटी का आरक्षण चल रहा है। ठीक है। इसमें आरक्षण में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, सामान्य वर्ग में जो एसटी कैटेगरी में हैं, ओबीसी नहीं, जो एसटी कैटेगरी में हैं, उनके लिए आरक्षण की ये व्यवस्था की गई है। जिनके पास 100 वर्ग गज के मकान नहीं है, जो 50 वर्ग गज के मकान में रह रहे हैं, ये नहीं कि जो 100 वर्ग गज के मकान में है, जिनके पास बढ़िया फॉर्च्यूनर है या तो वरना है या इस तरह की कोई भी गाड़ियां हैं, तो उनको ये आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। हाँ, ये है कि ठीक है, राहत ठीक है, आप तथ्य दे रहे हैं। मैं देख रही हूँ आप एक शीट लेकर बैठे हैं, इस तरह की एक शीट है आपके हाथ में, शायद इस तरह की शीट है, उस पे आप डेटा इकट्ठा करके बैठे हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक है संजय राणा जी, उन्होंने हाथ खड़ा किया, आपको जवाब देना चाह रहे हैं शायद। संजय जी, सिर्फ मैं 10 सेकंड लूंगा, बिकॉज हमारे काबिल मित्र और भी लोग बैठे हैं अपने विचार रखने के लिए। देखिए, ऐसा है कि 8 लाख सालाना आमदनी और 5 एकड़ की जो जमीन होती है, जो खेतिहर जमीन, उससे कम वालों को उसमें रखा गया है। और आज आपको पता है कि ये जो धनराशि हम कहते हैं 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख है, ये रिव्यू होता रहता है। आपने देखा होगा, पहले भी रिव्यू हुआ था, पहले 2.5 लाख था, 4 लाख हुआ और बढ़ा करके 8 लाख कर दिया गया, सबके लिए। तो ये क्लॉजेस बने हुए, क्लॉज पे हम नहीं जाते, इस पर चर्चा करनी चाहिए कि गरीबों को, चाहे वो किसी भी धर्म का, देखिए ऐसा नहीं कि सवर्ण में कोई एक जाति का, जितने भी लोग आते हैं सब लोग इसमें आएंगे, तो सबका लाभ होगा। गरीब आदमी यही है कि गरीब के लिए बनाया जा रहा है, जो भी गरीब है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, गरीब के लिए। मगर साथ ये एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट और, कि ये आरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 30 के तहत जो संविधान में माइनॉरिटी को दी गई है, उनके शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होता है। ये बताइए, मेरा ये सवाल है, एएमयू के में शैक्षिक संस्थान है, क्या रिजर्वेशन उस पर लागू होता है? तो कौन सी नई आप बात बता रहे हैं कि इस पे लागू होता है, उस पे नहीं लागू होता? बेशक, तो इसीलिए मैं पॉइंट पे आ रही हूँ फरहान जी, इसीलिए मैं पॉइंट पर आ रही हूँ। तथ्यों के जवाब तथ्यों के साथ आपको मिल रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक इसीलिए हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जो उनको आरक्षण दिया जा रहा है गरीब के नाम पर, क्या आप उस गरीब के साथ में खड़े हुए हैं आरक्षण मिलने के, या फिर नहीं? सीधा सा सवाल है मेरा, हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। अगर किसी गरीब को आरक्षण का लाभ मिलता है तो हम उसके साथ हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसमें हमारे सामान्य वर्ग में भी बहुत से ऐसे मुस्लिम भाई हैं जिन्हें इसका आरक्षण का लाभ मिलेगा, बहुत से ऐसे ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो आरक्षण का लाभ पाएंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं बिरादराने वतन के जो इसका लाभ मिलेगा, उनके बच्चों को शैक्षणिक में भी मिलेगा और नौकरियों में। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो ब्राह्मण भी होंगे, वो हिंदू भी होंगे, वो मुसलमान भी होंगे, वो सिख भी होंगे, वो ईसाई भी होंगे, जो भी गरीब होगा उसके लिए फैसला लिया जा रहा है। राकेश त्रिपाठी का एक बार फिर से मैं रुख करूंगी। राकेश जी, आपने अमूमन सभी को सुन लिया, मुझे लग रहा है कांग्रेस को भी सुन लिया, MIM को भी सुन लिया, दोनों का ही स्टैंड क्लियर है, दोनों ही आपके साथ, तो फिर दिक्कत किसको है? वो 40 पिटीशन लेके कौन पहुंच गया? देखिए, तमिलनाडु की द्रमुक पार्टी ने स्पष्ट तौर पर इसका विरोध किया था, वामपंथियों ने इसका विरोध करने का काम किया था, कुछ और अलग अलग लोगों ने मुखौटे लगा करके, जैसा कांग्रेस में मुखौटा लगा करके उदित राज आ जाते हैं, ऐसे ही अलग अलग मुखौटा लगा करके कुछ लोग विरोध कर रहे थे। ऐसे लोगों पर मुझे बहुत तरस आता है जो वास्तविकता में, जिन्होंने गरीबी भोगी नहीं है, जो गरीबी का मतलब नहीं जानते हैं, गरीबी होना कितना बड़ा अभिशाप होता है, गरीबी होना कितनी बड़ी पीड़ा होती है, ये उस सामाजिक बहिष्कार से ज्यादा पीड़ा है जिस सामाजिक बहिष्कार की बुनियाद पर भारत की संविधान सभा ने आरक्षण की व्यवस्था दी थी। और इसीलिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पीड़ा को स्वयं भोगा है, इस पीड़ा को बहुत नजदीक से देखा है, और इसीलिए उन्होंने इस पीड़ा को एड्रेस करते हुए गरीब सवर्णों के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था बनाने का काम किया है। मैं मानता हूं कि इसको लेकर के किसी प्रकार का विरोध करने वालों के आज मुंह बंद हो गए हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह तय कर दिया कि अब इसको लेकर के सवाल नहीं होंगे। आज ये संवैधानिक पीठ का फैसला है, 3-2 से किया गया फैसला है, अब इसको लेकर के किसी भी प्रकार के सवालों की कोई गुंजाइश नहीं है। एक ऐतिहासिक ठीक है फरहान साहब, आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं समझ रही हूं, हमारे साथ और जितने पैनलिस्ट हैं वो भी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे पास जरा वक्त कम है। और भारत 24 देख रहे हैं आप, हमारी डिबेट लगातार जारी है, सवाल लगातार जारी है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। सीधे मैं आपको बड़ी खबर बताती हूं, जल्द भारत लाया जाएगा भगोड़ा संजय भंडारी। हथियार डीलर संजय भंडारी के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल चुकी है। ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। साल 2011 के डिफेंस डील में रिश्वत लेने का आरोप है, और अब खबर मिल रही है कि जल्द ही इस भगोड़े को भारत लाया जा सकता है, और उसके बाद से कार्रवाई आपके सामने होगी। बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं।
दुबे जी का मैं अब सीधा रुख करूंगी, वकील हैं अश्विनी जी। हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, दिन भर आपने देखा क्या हुआ, किस तरह से बयानबाजी हुई, सियासत हुई, आपने सब कुछ देखा। लेकिन अब जब नेताओं की जवाब देने का समय आया तो सब के सब कह रहे हैं हमारा स्टैंड तो क्लियर है, हम गरीबों के हक में बात करते हैं, उनके हित में उनके साथ खड़े हुए हैं। तो फिर सवाल मेरा यही है कि पिटीशन कौन दायर कर रहा है वहां पर? ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो के लिए कॉल करिए। अश्विनी जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? अश्विनी जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ MIM के प्रवक्ता लगातार जी, अश्विनी जी आवाज भी नहीं मिल पा रही है आप तक? तो उन तक हमारा संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है ठीक तरीके से। एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि उनको कनेक्ट करने की कोशिश की जाए। फरहान साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं जी, बोलिए फरहान जी। साजिया जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के राकेश त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। जैसे मैंने उनका सुना, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो मैं उनसे एक अनुरोध करूंगा कि जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज भूल खा रही है कई वर्षों से, तो एक बार उस पर भी पुनर्विचार आज की यथास्थिति के अनुसार कराकर मुसलमानों को भी आरक्षण दिलाने का काम करें। और क्योंकि हमारे यहाँ OBC है, मुसलमानों में ST नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी तकरीबन 24 जातियां हैं जो ST की कैटेगरी में आती हैं। आप कह रहे हैं कि OBC अलग है, अदर बैकवर्ड कास्ट, SC अलग है, ST अलग है, ये तो हमें स्कूल में ही पढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप जवाब चाहते हैं तो मैं राकेश जी से जवाब लूंगी। फिलहाल मैं रुक कर रही हूँ अश्विनी दुबे जी का। उनसे मेरा सवाल था कि सर जब सब सपोर्ट में खड़े हुए हैं, सब स्टैंड ले रहे हैं कि हम तो गरीबों की बात करते हैं, तो फिर ये पिटीशन कौन दाखिल कर रहा है? कौन संविधान के लिए सवाल खड़े कर रहा है कि गलत हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा? आखिर कौन है वो लोग फिर? भारतीय जनता पार्टी और कौन? अश्विनी दुबे जी आवाज मिल पा रही है जी? मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ जी। पूछे प्रश्न आपका। मैं प्रश्न आपका नहीं सुन पाया, लेकिन मेरा सवाल यही है कि जो रिव्यू पिटीशन की बात लगातार हो रही है, कुछ जो लोग हैं, जो पार्टीज हैं, उनके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि हम तो गरीबों के हक में हैं, हम स्टैंड लेते हैं कि अगर आरक्षण मिलता है तो ये सही है। लेकिन जो रिव्यू पिटीशन आ रही है वो तो कुछ और ही बता रही है। एक नहीं बल्कि करीब करीब 40 पिटीशंस है अगेंस्ट में। देखिए, रिव्यू पिटीशन फाइल करना एक संवैधानिक अधिकार है हर किसी का, लेकिन किसी के इंडिविजुअल के राइट को ये नहीं कह सकते को पार्टी का स्टैंड है। तो ये जरूर मैं इस बात से एग्री नहीं करता, लेकिन बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन, दो चीजें मैं तब से सुन रहा हूँ आपकी डिबेट में बार बार इंदिरा साहनी जजमेंट का हवाला आ रहा है। मैं आपके व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इंदिरा साहनी के जजमेंट में एक टेस्ट ये था कि अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में अगर वो एक्सट्रीम कॉशन के साथ इस्तेमाल किया जाए तो 50% के कैप को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, उस समय जस्टिस कुलदीप सिंह ने, जस्टिस TK थॉमनन ने और जस्टिस RM सहाय ने, जिन्होंने डिसेंटिंग व्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि यह कास्ट अवार्ड नहीं है, संविधान कास्ट की बात नहीं करता, क्लास की बात करता है। तीसरा, इसी संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन मेरे सामने है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे जो लॉयर दोस्त वहां बैठे वो पढ़ेंगे, वो आर्टिकल 15(1) कहता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। कास्ट की बात नहीं करता। और 15 का सब क्लॉज 6 कहता है कोई प्रोविजन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के सिटीजन्स हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, क्लास की, फिर मैंने कहा कास्ट, क्लास को बड़ी खूबसूरती से मंडल कमीशन के समय कास्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। दो बातें समझना होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना उस दिन आया, वो रिजर्वेशन क्या था? SC और ST का रिजर्वेशन। वो रिजर्वेशन 10 साल के लिए था। OBC रिजर्वेशन की बात जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का लागू हुआ वो कहीं नहीं आया, वो एक स्टैट्यूटरी रिजर्वेशन है। वो 1990 में मंडल कमीशन के समय पर आया और 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट के समय पर 50% की कैप के साथ यह भी कहा गया एक्सट्रीमली इमरजेंट सिचुएशंस में ये 50% को सोच विचार करके लेजिस्लेचर ट्रांसग्रेस कर सकता है। अब जब संविधान क्लास की बात करता है, कास्ट की बात नहीं करता, संविधान डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कहता, संविधान का अनुच्छेद 15(1) कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स।
तो जब उसके बाद 5 बार रिजर्वेशन, जन्म के समय रिजर्वेशन, स्कूल में एडमिशन के समय रिजर्वेशन, परीक्षा पास करने के बाद रिजर्वेशन, नौकरी में रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन और पेंशन में रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन का जो एक क्राइटेरिया है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और उसके बाद आरक्षण कमेटी जो बनी थी, आरक्षण के मुद्दे पर बनी कमेटी में थे हिजबुर रहमान, मौलाना आजाद, बेगम एजाज रसूल, तजम्मुल हुसैन, हुसैन भाई लालजी, इन सब ने आरक्षण के विरोध में मतदान किया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी एक कहा और था सवाल है मेरा आपसे, नहीं होना एक चाहिए। और सवाल है। जो बात लगातार कही जा रही है कि 50% से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, और सरकार की ओर से यह हवाला दिया जा रहा है कि ऐसा कहीं लिखा नहीं है संविधान में, तो इसको आप किस तरीके से समझाएंगे जो सवाल खड़े कर रहे हैं उनको? वो इंदिरा साहनी की जजमेंट के समय जब खूब हो हल्ला हुआ, उस समय यह बात आई कि जो रिजर्वेशन ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में SC/ST को और 27% जो ओबीसी को दे रहे हैं, इन सबको मिलाकर, और स्टेट अपना भी रिजर्वेशन कहीं अगर करती 50 से नहीं इंक्रीज करेगा। और इसीलिए आप देखिए, जब मध्य प्रदेश में पंचायतों का मामला चुनाव आया तो जस्टिस खानविलकर की बेंच ने कहा कि 50% का कैप आप नहीं क्रॉस कर सकते हैं। महाराष्ट्र के तो इलेक्शन पूरे वापस कर दिए, तमिलनाडु में 69% किया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट सामने आया। और आज फिर से मैं कह रहा हूं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस्ड नहीं होता वर्ड, तो ये 103वां अमेंडमेंट क्लियर वो नहीं था, ठीक नहीं था। लेकिन क्लास की बात करता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 स्वयं कहता है। और उसके बाद एक बात मैं फिर बताता हूं, 5 जजेस में से 5 के 5 जजेस ने ये कहीं नहीं कहा कि 103वां जो अमेंडमेंट इकोनॉमिक क्राइटेरिया को आधार बनाकर बनाया गया वो गलत है। 2 जजेस ने कहा कि आपने एक जनरल कैटेगरी के लोगों को दिया और SC/ST OBC को नहीं दिया, ये गलत है। तो यानी इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो कोर्ट जो इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, उसको सही ठहराया। एक ही बात कही कि आपने इस जनरल कैटेगरी को जो दिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक ऑब्जेक्ट है। और इसीलिए अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात सार निकालूं तो बात यह है कि संविधान डिस्क्रिमिनेशन की बात कतई नहीं करता है। कुछ लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है और वो पहुंच जाते हैं कोर्ट। लेकिन क्या ये सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है, सिर्फ सियासत के लिए हो रहा है? संजय राणा, निश्चित तौर मैं इसका जवाब दूंगा, निश्चित तौर पर राजनीति के लिए हो रहा है। जी अश्विनी जी बोलिए। मैडम आप तीसरी बार संजय जी के पास जा रहे हैं, हमारे पास दूसरी बार आप आए नहीं है, बराबरी का मौका तो नहीं अश्विनी जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आई थी, आप ही के पास आई थी। एक बार आए हैं आप, 10 सेकंड उसके बाद आए नहीं मैडम। मैं बिल्कुल आप ही के पास आई थी सबसे पहले, और मैं फिर आपके पास ही आऊंगी, सवाल लेकर आऊंगी। एक बार अश्विनी जी को जवाब देने दीजिए। पार्टी के तौर पर बहुत कमजोर पार्टी है, इसलिए कांग्रेस को बीजेपी का पता है, मैं बीजेपी के बारे में पता, आपको बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के बारे में पता है कमजोर पार्टी है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन मैं बता दूं, आप दोहरे मापदंड रखते हैं, डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। आप कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हक में है, लेकिन जब EWS फ्लैट बनाने की बात होती है तो 6 साल से डिले कर देते हैं। 3046 फ्लैट जो हैं, अपार्टमेंट जो है, वो गरीब वेट कर रहे हैं कि कब बनेंगे। आपने 6 साल डिले तो किया ही किया। 68% कॉस्ट भी बढ़ गया उसकी वजह से। तो क्या आप आज माफी मांगेंगे उस चीज के लिए कि इकोनॉमिकली सेक्शन के साथ आपने डिस्क्रिमिनेटरी और बायस बिहेवियर किया? और दूसरी बात, आप कैसे भूल जाते हैं कि 6 सितंबर 1990 में राजीव गांधी जी तो तब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले बात की थी इकोनॉमिक क्राइटेरिया। ठीक है अर्शदीप जी, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। आपके सवाल आप तब रखिएगा, बेशक रखिएगा, बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। लेकिन जो सवाल मेरा संजय राणा जी से था, मैं उसके पास फिर से लौटूंगी। संजय जी, जो लोग कोर्ट पहुंच रहे हैं ये भूल जाते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है संविधान, क्या वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं? आप विश्लेषक हैं, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए वो लोग सारे के सारे सियासत कर रहे हैं, पूरी की पूरी राजनीति है। कुछ लोगों को तो संविधान का ज्ञान नहीं है, वो संविधान की किताबें लेके आजकल फैशन हो गया है कि टीवी डिबेट में बैठना और कैमरे के आगे बातें कर लेना। तो उन लोगों के बारे में विचार करके या बोल करके अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। जो राजनीतिक पार्टियां जरूर उसमें पॉलिटिक्स कर रही हैं। हमने DMK का रिएक्शन, स्टालिन का रिएक्शन देखा होगा कि इससे हम बहुत आहत हो गए। भाई क्यों आहत हो गए? आपने भी तो जिससे रिजर्वेशन दिया वो किस आधार पर दिया हुआ है? वहां पर 3.5% क्रिश्चियन मुस्लिम्स के लिए और सिर्फ रिजर्वेशन ही नहीं दिया। जब नेता वोट मांगने के लिए जाते हैं संजय जी, तो क्या ये पूछते हैं कि तुम्हारी जाति कौन सी है, तुम्हारा धर्म कौन सा है, तुम ऊंचे से हो या नीचे से? कुछ देखिए मैं किसी पार्टी से कुछ नहीं सोचती ना वोट देते टाइम। मैं किसी पार्टी से नहीं आता, मेरे तो बड़ा होता है कि कोई ऐसा नेता हो या मुझे उस जगह पे मौका मिले तो जरूर बोलूंगा कि जितना भी रिजर्वेशन सिस्टम है, जो मैं जस्टिस बीना त्रिवेदी जी के बार बार नाम ले रहा हूं, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि इसको अब हटाना चाहिए। कब तक रिजर्वेशन
के सहारे हम इम्प्लांट करते रहेंगे। भाई देखिए, ऐसा है कि बहुत से लोग आईएएस बन गए जो गरीब हैं, उनको आप बिल्कुल रिजर्वेशन दीजिए, चाहे वो किसी धर्म से आते हो, किसी भी कास्ट से आते हो, किसी भी क्लास से आते हो। मैं इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, सबको दीजिए, पूरे हिंदुस्तानियों को दीजिए, और एजुकेशन दीजिए और उसको स्वास्थ्य दीजिए। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो जाति आधारित है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये उससे बिल्कुल क्या नहीं हो रहा होना है, चाहिए, देश में बंटवारा हो रहा है, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से मतभेद रखते हैं। अभी इसी बात पे देश के हर नागरिक के लिए है और उसी के फायदे के लिए है कि इस तरह की ओछी राजनीति एटलीस्ट इस मुद्दे पर, इस नाम पर नहीं होनी चाहिए। अश्विनी दुबे जी की बात को काटा गया था। मैं चाहूंगी कि अश्विनी जी आप बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं अर्शदीप जी के पास जाऊंगी। देखिए, हमें संविधान की मूल भावना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो केशवानंद भारती की जजमेंट कहती है कि वो चेंज नहीं होगा। अगर इस 103वें अमेंडमेंट से बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का चेंज हुआ होता तो ये कहा जा सकता था कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। जब बेसिक स्ट्रक्चर ही सिटीजन और सिटीजन के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, बेसिक स्ट्रक्चर इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट की बात करता है, बेसिक स्ट्रक्चर कहता है कि ये लंबे समय के लिए नहीं होगा, 10-10 साल में रिव्यू होगा, तो चेंज करने की बात कहना ठीक नहीं। दूसरा, ये संविधान का जो संशोधन है वो तब आया जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट हारी। क्यों हारी? क्योंकि मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन का क्राइटेरिया इतना एक्सीड कर दिया शिवराज सिंह चौहान ने कि वो वहां पर सरकार नहीं आई। तो उसको देखते हुए ये समझ में आया कि अगर गरीब सवर्णों को रिजर्वेशन नहीं दिया गया तो निश्चित तौर पर देश में एक जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तो इस गवर्नमेंट का जो काम है वो निश्चित तौर पर बहुत ही वेलकमिंग काम है पार्लियामेंट का। ये बात कहती, लेकिन यहाँ पर तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है क्रेडिट लेने में आरक्षण के मुद्दे पर। क्या कहना चाहेंगे अर्शदीप जी? पहले तो मेरा नाम अर्शप्रीत है मैडम, अर्शप्रीत जी, बेशक जी, और मुझे अब 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। बेशक आपके पास है पूरा 2 मिनट, आप ले लीजिए। तो पहले तो 25 सितंबर 1991 जब नरसिम्हा राव जी थे तो उन्होंने एक प्रावधान बनाया, एक प्रोविजन बनाई थी कि 10% रिजर्वेशन होनी चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो ये पहली दफा नहीं हो रहा है, इससे पहले हम कर बैठे इसको, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा मीमो था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था इंदिरा सानी जजमेंट कोर्ट करके। अब दूसरी बात, 12 साल के बाद, इससे पहले राजीव गांधी जी का मैं उदाहरण दे चुका हूं इससे पहले सेक्शन में, अब तीसरा 12 साल के बाद मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो उन्होंने एक कमीशन बनाया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के का, जो रिकॉन्स्टिट्यूट भी हुआ 10 जुलाई 2006 में। और जो भारतीय जनता पार्टी ने इकोनॉमिक क्राइटेरिया डिपेंड किया ना मैडम, ये हमारा ही कमीशन जो बनाया हुआ था उसका एग्जाम्पल, उसका उदाहरण देकर डिपेंड किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो हमारा कमीशन बनाया हुआ था। और तीसरी बात, जरूरी बात, अब भारतीय जनता पार्टी हमें एक चीज बताए, जरूरी बात, कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अगर वाकई हक में है तो आपने ऐसा क्यों किया? जो प्रोजेक्ट 2013 में कालका जी में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए था, प्रोजेक्ट 3024 फ्लैट जो थे वो आपने 2013 में हमने शुरू किया था, 16 में खत्म हो जाना चाहिए था, आपकी वजह से 6 साल से डिले हुआ है। 68% कॉस्ट में बढ़ावा हो चुका है और गरीब उनके सर पे छत नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पहने को कपड़े नहीं है, और वो छत अगर किसी ने छीनी है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने छीनी है। अब बताइए, आप एक साइड पे आप कहते हैं हम उनके हक में है, दूसरी साइड में आप उनके लिए घर नहीं बनाना चाहते हैं। यहाँ से पता लग जाता है कि डबल स्टैंडर्ड, क्या वाकई बीजेपी डबल स्टैंडर्ड रखती है? राकेश त्रिपाठी जी, आरोप लग रहा है, जवाब दे दीजिए। देखिए साजिया, एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके पक्ष में ना आया होता तो कांग्रेस शायद इसका स्वागत भी ना करती और निश्चित तौर पर क्रिटिसाइज करने का भरपूर प्रयास करती। लेकिन चूंकि अब रास्ते बंद हो गए हैं, संवैधानिक पीठ का फैसला है, तो निश्चित तौर पर अब रपट पड़े तो हर हर गंगे, अब इसका स्वागत करना है। अब इनको लग रहा है शायद हो सकता है इसके बाद पॉलिटिकल वीकर्स पार्टी के लिए भी कोई रिजर्वेशन हो टीवी डिबेट्स में, जैसे ये जिसकी डिमांड कर रहे हैं कि हमको समय कम मिला, हमको थोड़ी समय ज्यादा मिले। मैं इस बात को स्पष्ट तौर पर कह दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने संकट, जितने बड़ी संख्या में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास पक्की छत देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप नहीं, आप अभी अर्न करते, हमें अनइंटरप्टेड दे दीजिए, हमारे बीच में कोई हस्तक्षेप मत करिए। रिजर्वेशन मांग रहे हैं ना आप मांगेंगे रिजर्वेशन मांगेंगे, ऐसे ही रिजर्वेशन मांगेंगे। और अभी हमने 4000 फ्लैट्स अभी स्वीकृत करके हमने देने का काम किया है, प्रधानमंत्री जी ने अभी 1 हफ्ते पहले ही दिए हैं। इसलिए अर्शप्रीत जी को जानकारी नहीं है, थोड़ा सा जानकारी, अरे गूगल कर लो तो भी आपको पता चल जाएगा। आपके पास तो कोई जानकारी तो ऐसे भी, आप ऐसे भी गूगल से जानकारी लेते हो, आप तो गूगल से जानकारी लेते हो ना। लगता है राकेश भाई, अश्विनी जी का डेटा थोड़ा गलत है। पिछले हफ्ते ही
पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री ने 3,000 आवास दिए हैं प्रधानमंत्री ने। हर्षप्रीत जी थोड़ा सा अपना डेटा को थोड़ा सा जानकारी लीजिए तो उससे अच्छा रहेगा। पढ़ लो, अरे भाई आप गूगल से पढ़ लो। हर्षप्रीत जी, संजय जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी आपको कुछ बता रहे हैं, डेटा के साथ बता रहे हैं, सुन लीजिए जरा। देखिए राकेश भाई, प्रॉब्लम क्या है हर्षप्रीत और कांग्रेस के साथ, कांग्रेस बोलती है कि सारा चीज जो था मैंने ही स्टार्ट किया, मैंने ही ब्रह्मा बनाया, मैंने ही भारत बनाया, मैंने ब्रह्मांड बनाया। भैया आपने सब बनाया, लेकिन आपको मानता कौन है कि आपने बनाया? आपके पक्ष में कितने लोग खड़े होते हैं? और आपके डेटा पॉइंट हर्षप्रीत भाई इतने कमजोर हैं कि पूछिए नहीं। पिछले हफ्ते 3,000 आवास गरीबों को दिया गया है, जाके देख लीजिए, गूगल देख लीजिए, न्यूज देख लीजिए, किसी न किसी डिबेट में आपने देखा होगा, पूरे दिन डिबेट चले थे। इस तरह की आरोप लगा। देखिए आपने बोला कि डिले हो रहा है, भैया कोरोना काल में कहां पे काम हो रहा था? सारे काम बंद पड़े हुए थे। आपको बताइए वर्ल्ड की इकोनॉमी कहां चली गई थी? 19 दिसंबर के बाद से फरवरी 2020 से लेकर के 21 जून तक हम सब एक तरह से लॉकडाउन में थे और आपको मकान चाहिए था। ये बताइए आप जब तक सत्ता में थे आपने कितने लोगों को, नंबर के साथ बताइए, कितने लोगों को आवास दे दिया? आपके पास नंबर नहीं होंगे। आप ये बताइए कितने किलोमीटर सड़कें बनती थी, आपके पास नंबर नहीं होंगे। आप ये बताइए आप कितने किलोमीटर रेलवे लाइन बनाते थे, आपके पास नंबर नहीं होंगे। देखिए ऐसा ना कि आपने तो ब्रह्मांड ही बनाया, ये धरती है ना जहाँ पे हम सब रह रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने लगता बनाई है और हम सब उसके एहसानमंद हैं। देखिए ये बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने अच्छे काम किए होते तो इस देश की जनता आपको इस देश से अलग रखती होती और आपको भारत जोड़ो आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भारत जुड़ा हुआ है। आप पार्टी जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, तो डेटा सही कर लीजिए। डेटा अगर सही कर लेंगे तो डिबेट में भी मजा आएगा और दर्शकों को भी समझ में आएगा। एक सवाल का जवाब बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब है? मैं दे रहा हूं जवाब। भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, क्या जवाब चाहिए आपको? मैं राकेश भाई भी है, सब यहाँ पे, बताइए क्या जवाब चाहिए? अभी भी नहीं कंप्लीट हुआ। 2016 में जो प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए था। भैया ये बताइए प्रधानमंत्री आवास में कितने लाख आवास दिए गए हैं? खुद बता दीजिए, बता दीजिए कितने लाख आवास दिए गए हैं? आपको नहीं पता है भैया, आपने कभी काम नहीं किया है। आपके हिसाब से तो इंदिरा गांधी ने 1971 में एक आंदोलन दिया था, गरीबी हटाओ। 2022 में भी उनकी पौत्री प्रियंका गांधी जी अभी भी गरीबी हटा रही थी। भैया हम लोग को गरीबी से हम लोग हट चुके हैं। हम लोग को तरक्की करना, हम लोग को विश्व गुरु बनना है। विश्व गुरु बनने के लिए हम सबको एक साथ काम करना पड़ेगा। ये मतभेद खत्म कीजिए, हिंदू मुस्लिम जात पात खत्म कीजिए, देश को यूनिटी की बात कीजिए। सर वो आप नहीं करेंगे। आप संजय जी एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एक्सप्लेनेशन है कि क्यों लेट हो गए 6 साल फ्लैट? अरे हर्षप्रीत जी जवाब तो आपके पास भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है संजय जी, जनता पार्टी से जवाब मांग रहे हो। ठीक है राकेश जी के पास मैं जाना चाहूंगी। राकेश जी एक सवाल है मेरा आपसे, ठीक है? आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए आप पहले, उसके बाद से मैं सवाल करूंगी। कहिए राकेश जी। देखिए एक तो हर्षप्रीत जी का ये व्यवहार ठीक नहीं है। जब उनको बोलने को नहीं मिल रहा था तो आप पर आरोप लगा रहे थे, और जब दूसरा कोई बोलता है तो उसके बीच में लगातार इंटरप्ट करते हैं। 60 लाख आप सुनते नहीं है ना, आप सुन लो भाई, इसीलिए जनता आपको नहीं सुन रही है। आपको जनता नहीं सुन रही है। हर्षप्रीत जी अगर इस तरह से बोलेंगे तो ठीक नहीं है, मैं आपको भी बोलने नहीं दूंगा। आप तय कर लीजिए, आप तय कर लीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, आपको सुनना नहीं है। आपने सवाल पूछ लिया, जवाब सुन लीजिए। पहली बात आप सुन लो, एक बात तो मैं कांग्रेस पार्टी का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। हम जनता के प्रति जवाब दे हैं, हम जनता के सवालों के जवाब दे हैं। आप सुन लो, पहली बात सुन लो, आप जवाब सुना करो भाई। हर्षप्रीत जी ऐसे चलेगा नहीं, वरना बोलने नहीं देंगे आपको। तय कर लीजिए, आप तय कर लो। हर्षप्रीत बोलने नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं है। 60 लाख शहरी आवास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने देने का काम किया। 2,55,00,000 ग्रामीण क्षेत्र के आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। शर्म नहीं है आंखों में? ना डॉक्टर मनमोहन सिंह, ना राजीव गांधी, ना नरसिम्हा राव, अरे पकड़ते बैठे रहो। आप परेशान रहो इसी तरह से। आपको जानकारी नहीं, मैंने बताया अभी आपको जानकारी नहीं है। आप अनपढ़ व्यक्ति हो, और निश्चित तौर पे आप न पढ़े लिखे हो, ना आपको बात करने की तमीज है, ना आपको बात करने की तमीज है, ना आपको डिबेट करने की तमीज है, ना आपको डिबेट करने की तमीज है। और हर्षप्रीत जी मैं आप दोनों से गुजारिश करना चाहूंगी कि अपनी भाषा की मर्यादा को कायम रखें। भारत 24 एक बहुत ही जिम्मेदार मंच है, और हम आपको बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे सकते कि आप किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा किसी के लिए भी इस्तेमाल करें। मेरी सभी गेस्ट से गुजारिश है। ये जवाब देना नहीं चाहते। नहीं है
मर्यादा में अपनी बात रखिए जी। अरे भाई हरसिप्रीत जी आपको जवाब जनता दे रही है, आपको लगातार जनता जवाब दे रही है, और इसीलिए ये 60 लाख जो शहरी क्षेत्र में 60 लाख शहरी क्षेत्र में आवाज दी है हमने। शर्म आती है कि नहीं आती है? कहीं शर्म आती है कि नहीं आती है? बताओ ना आंकड़ा मनमोहन सिंह ने कितने आवाज दिए, बताओ राजीव गांधी ने कितने आवाज दिए। 1 रुपए केंद्र से चलता है और 85 पैसे भ्रष्टाचार के ठीक है राकेश जी, मेरा सवाल है आपसे, ये बहस चलती रहेगी लेकिन मेरा सवाल है जो जनता भी जानना चाहती है कि इलेक्शन से पहले आने वाले समय में एक नहीं बल्कि कई राज्यों में इलेक्शन होना है, किन्हीं में अभी है, कुछ में बाद में होना है। क्या इस फैसले से अन्य राजनीतिक पार्टियों को टेंशन हो गई है, आप ये मानते हैं? नहीं, मैं मानता हूं कि आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने मुखौटे एक उदित राज से इसका विरोध कराया है, इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा, वरना यह उदित राज को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखावे। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इस ऐतिहासिक फैसले से आज जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है, सारे राजनीतिक दलों के भीतर घबराहट का माहौल हुआ है कि किसी राजनीतिक दल में यह मद्दा नहीं था, यह साहस नहीं था कि वो गरीब सवर्णों के बारे में किसी प्रकार की बात सोच सके। लेकिन गरीब सवर्ण की पीड़ा को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महसूस किया है और उसका समाधान प्रस्तुत करने का काम किया है। इसलिए आज तमाम राजनीतिक दलों के बीच में तिलमिलाहट है, परेशानी है, तिलमिलाहट है, परेशानी है, आज हरसिप्रीत जी कर रहे हैं, टेंशन बनी हुई है। ठीक है, फरहान साहब के पास जाऊंगी जल्दी से, बहुत कम वक्त बचा है मेरे पास। फरहान साहब, क्या यही तिलमिलाहट और यही परेशानी आपके पार्टी में भी है क्या? ऐसा कुछ है क्या? MIM में क्या चल रहा है? इतना कम वक्त आपके पास बचा है, मैं चाहूंगा कि जो बचा हुआ है वो जल्दी से आप अपनी बात रखिए सर, विश्लेषक को दे दीजिए। धन्यवाद, आभार आपका, बहुत देर बैठाया और आपने अरे आप अपनी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद, आपके पास मेरे बहुत कम समय है, आपके पास सबकी एक ही नाराजगी है कि वक्त कम मिला जबकि सारा वक्त आप ही लोगों का है। मैडम, हमने एक सवाल आपके टीवी चैनल के माध्यम से किया था बीजेपी के प्रवक्ता से, आप उसका भी जवाब नहीं दिलवा। बताइए आपका क्या सवाल है, जवाब देंगे राकेश जी, आपके सामने बैठे में पूछिए सवाल। जवाब दिलवा दीजिए ना, वही जवाब ही दिलवा दीजिए। मेरा पूछिए सवाल तो पूछिए। अरे सवाल मैंने 2 बार किया, क्या तीसरी बार करूं क्या? फिर बेशक कर लीजिए, क्या चाहता है आपका? अच्छा चलिए, मैं तो फरहान भाई ये बोलता हूँ, इतने अच्छा वक्ता हैं आप, ये अपने आप एडवोकेट साहब को क्यों नहीं बोलता कि जनता के बीच में जाए, प्रधानमंत्री से मांग करें? जो सवाल यहाँ पे आप राकेश भाई से चाहते हो वो देश से आप क्यों नहीं बोलते हो? इनको नंगा क्यों नहीं करते? वहां पे नहीं बोलोगे? देखिए ऐसा है ना कि एंकर पे चढ़ना बहुत आसान होता है, मुझे नहीं बोलने दिया, अरे आपके पास तथ्य है जो बोलोगे, तथ्य तो है नहीं, आप क्या बोलोगे? एक सवाल उसको लेके पूरे 1 घंटा घूम रहे हो। अरे ये सवाल आप पूछ सकते हो। ठीक है संजय जी, उनकी अधूरी ख्वाहिश है, पूरी हो जाने दीजिए। जनाब सवाल पूछ लीजिए, फिर से मैं आपसे कह रही हूँ, मौका है आपके पास। साजिया जी, मैंने तो सवाल पूछने जा रहा था, जिनकी बात अधूरी रह गई तो फौरन फिर पूछ गए। राकेश जी आपको सुन रहे हैं, आप सवाल नहीं पूछ रहे, फिर आप हमसे शिकायत करेंगे कि आपको बोलने नहीं दिया गया। नहीं, हमें देखिए शिकायत तो रहेगी, 101% रहेगी कि आपने हमें बोलने नहीं दिया। हाँ, तो अभी बोलने दे रहे हैं तो चैनल पर बैठूंगा भी, ये भी एक शिकायत रहेगी। ये कोई बात नहीं होती है नहीं है मैडम, इस तरीके से नहीं होता है। आप ये डिस्कशन का मंच है, इस बात को मैच्योरिटी के साथ लेना होगा कि सभी के पास लिमिटेड टाइम होता है और सभी को इतने में ही बोलना होता है। नहीं, आगे से मैं आपके चैनल पर नहीं बैठूंगा, MIM का कोई और प्रवक्ता। ये आपकी चॉइस है, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है, सभी के लिए वक्त निर्धारित है, जिस आपकी मर्जी है ये, इसमें हम आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बना रहे हैं। सभी को जितना वक्त दिया गया उसमें उन्होंने जवाब दिया है। क्या मैं गलत कह रही हूँ अश्विनी दुबे जी? दर्शकों ने भी देखा कि इस बात को, लेकिन मेरा यह है कि जितना भी आपने बोलने दिया, बड़ा लॉजिकल हमारा डिस्कशन रहा, और मैं 3 बातें यहाँ पर करके अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। महात्मा गांधी ने अपने हरिजन के 12 दिसंबर 1936 के संस्करण में कहा था कि दलित समाज को धर्म के आधार पर आरक्षण देना अनुचित होगा, आरक्षण का धर्म से कुछ लेना देना नहीं। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 मई 1949 को असेंबली में भाषण देते हुए कहा था कि यदि हम किसी को आरक्षण देंगे तो उससे समाज में संतुलन बढ़ेगा, ऐसा आरक्षण देने से भाई भाई के बीच में दरार पैदा हो जाएगी। और यही बात हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि अगर आरक्षण दे रहे हैं तो इसका मतलब बैसाखी नहीं है, यह सहारा है। आज जरूरत इस बात की है कि डॉक्टर अंबेडकर की उस मूल भावना को आगे बढ़ाते हुए इकोनॉमिक आधार को रिजर्वेशन का क्राइटेरिया रखा जाए इस देश के सभी नागरिकों को, बजाय कि जातिगत आधार। और इस बात का ख्याल रखा जाए कि गरीबों के लिए काम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैं सभी
पैनलिस्ट का करना चाहूंगी, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। आज का मुद्दा जो था हमारा वो यही था कि जिस तरह से गरीबों को आरक्षण दिया जा रहा है उसमें सियासत होनी चाहिए या फिर नहीं, और पॉलिटिकल पार्टीज का क्या स्टैंड था ये आपने सुन लिया। फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए भारत 24।